Hello students, this is the second part of dimensional analysis. In this part we discuss the remaining three application of dimensional analysis. इसका जो second application है students, to derive the physical relation. First application इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, to write the dimension of to check the correctness of a physical relation. इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सेकंड है टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन. तो टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन, हाउ कैन वी डिराइव अ फिजिकल रिलेशन बाय यूजिंग दिस डायमेंशनल फार्मूला. स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इक्वेशन दी होगी, कोई स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट के हेल्प से हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. वो स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ. पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं. ये कहते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, हम क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो ये इस तरह से आता है कि डिराइव अ फिजिकल रिलेशन for viscous force F, which may depend on velocity V, radius R, and coefficient of viscosity eta. तो स्टूडेंट्स ये जो है हमें इस तरह का क्वेश्चंस दिया जाएगा, इस क्वेश्चन का यूज करके हमें सॉल्व करना होगा. तो स्टूडेंट्स बहुत ही क्लियर है कि इस स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि डिराइव द रिलेशन फॉर विस्कस फोर्स. हमें किसके लिए डिराइव करना है? विस्कस फोर्स के लिए डिराइव करना है. और ये विस्कस फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये नहीं पता है कि वो पावर उसका क्या है. पावर स्क्वायर है, अंडर रूट है, क्यूब है, 1 है, 2 है, ये नहीं पता. तो हमें मेनली इस डेरिवेशन में यही फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द पावर, कि इसका पावर क्या होगा. तो आओ देखते हैं. अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे. तो अब इक्वेशंस में आप देखोगे तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें डेरिवेशन करना है फोर्स के लिए. ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, पावर नहीं पता, इसका पावर ए मान लेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का पावर ए, यानी दिस एफ सेकेंडली डिपेंड ऑन रेडियस का पावर बी, एंड दिस एफ ऑन थर्ड फैक्टर डिपेंड ऑन ईटा का पावर सी. तो स्टूडेंट्स ये तीन पार्ट पे डिपेंड कर रहा था, तो तीनों का पावर हमने लिया ए बी सी. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हम 1, 2 एंड 3 से जो है स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं. तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहाँ पे इन तीनों को कंबाइन कर लिया. जब हमने इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बचेगा, ये इक्वेशंस लिखते हैं कि दिस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर a
r to the power b and eta to the power c। तो ये इक्वेशन हमारे पास, हमने इन तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। तो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 में अब आप दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो है m1 l1 t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को ऐसे रखो, एंड में हटाएंगे इसको। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन है lt-1 का पावर a। फिर रेडियस है l का डायमेंशन b, और ईटा का डायमेंशन होता है ml-1 t-1 का पावर c। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पावर को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ आ गया m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। अब देखो इधर m का पावर इकट्ठा करो, तो यहाँ सिर्फ m का पावर c है, क्योंकि इधर इधर m नहीं है। तो m का पावर आ गया c, और यहाँ पे l का पावर देखो, l का पावर a, l का पावर b और l का पावर -c। तो l का पावर है a प्लस b माइनस c, t का पावर आ गया -a माइनस c। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसमें पावर को इकट्ठा कर लेना है। अब आप कंपेयर करो दोनों तरफ के पावर को। तो यहाँ पे आपको देखो बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया c इज इक्वल टू 1। फिर आपको मिला a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1। फिर आ गया -a माइनस c इज इक्वल टू -2। ये t का पावर इक्वलाइज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस c को ना इस इक्वेशन में पुट करो। तो ये आ जाएगा -a माइनस 1 इज इक्वल टू -2। तो -a इज इक्वल टू -2 प्लस 1। तो -a इज -1। तो a कितना आ गया, 1 के बराबर। अब a और c को यहाँ पे भर दो। तो ये आ जाएगा 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 आया है यहाँ पे, इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसमें मेनली हमने जो पावर हमने लिए थे ए बी सी, वही पावर हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ए बी सी को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका ए बी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 में। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि पुट the value of A, B and C in equation 4। तो अब जो है हम इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो ये देखो ये 4 है, तो A, B, C तीनों 1 1 है। तो यहाँ पे हम तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो आपको मिलेगा कि दिस f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर a का मतलब 1, r का पावर b का मतलब 1 एंड ईटा का पावर c का मतलब 1। तो आपके पास आ गया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v r ईटा, और इसे हटा के k लगा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो v r ईटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी फिजिकल इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको देखेंगे कि आखिर ये कैसे डिराइव हो रहा है।
तो सेकेंड यूज में टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन, तो यहाँ पे जो टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने इक्वेशन दे रखा है कि विस्कस फोर्स के लिए रिलेशन डिराइव करो जो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, रेडियस पे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो ये जब डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि v का पावर a, r का पावर b, ईटा का पावर c। मान लो 2 दिया होगा तो ए बी में ही काम चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद दोनों तरफ का डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन लिखने के बाद हम पावर को इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले m के पावर को इकट्ठा करेंगे, फिर l के पावर को, फिर t के पावर को, और फिर लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देंगे। जैसे जो m का पावर राइट हैंड साइड में होगा और m का पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो आपस में इक्वेट हो जाएंगे। इसी तरह l का पावर इक्वेट हो जाएंगे, और इक्वेट होने के बाद वहां से हम ABC फाइंड कर लेंगे। जो ABC का वैल्यू आया दैट पुट इन इक्वेशन फोर्थ, तीनों 1 1 आ गए, तो ये 1 1 आ गए, तो ये हो जाएगा V R ईटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डेरिवेशन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो यूज है उस यूज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पहले हम एक और इस पे जो है एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो अब हम बात करेंगे कि इस तरह से आएगा कि डिराइव अ फिजिकल रिलेशन फॉर, दूसरा क्वेश्चन है कि डिराइव अ फिजिकल रिलेशन फॉर वेवलेंथ या फॉर टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum time period of simple pendulum t which depend on mass m length l and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी g। तो स्टूडेंट्स ये हमें इक्वेशंस दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है, और इसमें बोल रहे हैं कि t के लिए फार्मूला डिराइव करो जो मास पे डिपेंड करता हो, लेंथ पे डिपेंड करता हो और g पे डिपेंड करता हो। तो अब जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे। तो ये जो t है दिस इज डायरेक्टली डिपेंड मास का पावर है, this t directly depend on length का पावर b, this t directly depend on g का पावर c। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो जब ये तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो दिस बिकम्स t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, l का पावर b एंड g का पावर c। अब हम इसमें क्या करेंगे, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4। तो जब आप डायमेंशन लिखोगे तो इधर हो जाएगा m0 l0 t1, क्योंकि इधर मास और लेंथ 0 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m का पावर a, l का पावर b और g का फार्मूला आ गया LT माइनस 2 का पावर c। अब हम अगले स्टेप में पावर को इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ सिर्फ m का पावर a है, l का पावर b प्लस c है और t का पावर माइनस 2c है। तो m0 l0 t। अब हम क्या करते हैं, हम पावर को इक्वेट करेंगे। तो अब आ जाएगा कि यहाँ पे आ गया a इज इक्वल टू 0, b प्लस c इज 0, माइनस 2c इज 1, माइनस 2c इज प्लस 1। तो c आ गया माइनस 1/2, यहाँ पुट कर दो तो b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया b इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट द वैल्यू ऑफ a, b and c in इक्वेशन 4। तो जब आप इक्वेशन 4 में रखोगे तो ये हो जाएगा, ये देखो a b c, a 0 है, b हाफ है, c माइनस हाफ है। तो ये आ जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का 0, l का पावर b मतलब 1/2, g का पावर c मतलब माइनस 1/2। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन G का पावर 1/2। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L अपॉन G। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के K लगा लो तो रूट L अपॉन G। तो दिस इज द डेरिवेशन बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ इट्स थर्ड यूज इज to convert unit from one system to another system। नेक्स्ट थर्ड यूज है to convert unit from one system to another system। तो अब देखते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में, इसमें जब हम चलते हैं तो हम जाते हैं वन यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे आपको पता है कि एक MKS यूनिट होती है और एक CGS यूनिट होती है। तो यदि हम इसके जनरल एक्सप्रेशंस देखते हैं तो हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है कि जैसे मान लो कि हमने एक सिस्टम लिया MKS, MKS का मतलब होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, और दूसरा सिस्टम हमने ले लिया CGS, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में मान लो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो N1 है, जैसे 1 2 3 5 6 10। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है। अब इसमें जो यूनिट है यानी कि इसमें डायमेंशन है M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है। तो हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना होगा हम उसी का डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली U2 हो जाएगा M2 का पावर A, L2 का पावर B एंड T2 का पावर C। तो इस तरह से हमने U2 ले लिया, ये U1 लिया। अब MKS में जो मास है M1 वो किलोग्राम में होगा, लेंथ जो है ये मीटर में होगी और टाइम जो होगा ये सेकंड में होगा। इधर को M2 ग्राम में, L2 सेंटीमीटर में और T2 जो है वो सेकंड में होना चाहिए। अब मान लो कि हमें यहाँ से N2 निकालना है, तो जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये फार्मूला लगाएंगे
कि N1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यदि हमें N2 निकालना है तो दिस बिकम्स N1 U1 अपॉन U2। अच्छा, और यदि N1 निकालना है तो N1 इज इक्वल टू N2 U2 अपॉन U1, U2 अपॉन U1। तो इस तरह से जो है हम इसको, ये तो जनरल है। अब जब हम फार्मूला लगाएंगे, डेरिवेशन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो हमने ये थ्योरेटिकल समझा। थ्योरेटिकल में हमें क्या समझ आया कि यदि MKS में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और इसकी यूनिट U1 में और U2 में है। M1 MKS में किलोग्राम में होगा, मास है। L1 मीटर में होगा, टाइम सेकंड में, इसमें ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो यहाँ से N2 आ जाएगा और N1 निकालना होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसको ना हमें देखना पड़ेगा, तो इसको हम देखते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले जो है हमारे पास कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये न्यूटन जो है ना, ये फोर्स की MKS यूनिट है और ये डाइन जो है वो फोर्स की CGS यूनिट है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम MKS से CGS में जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है, अब हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे MKS एंड CGS। वैसे जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो N1 आ गया 1 और हमें जाना है N2 में। अब हमें पता है कि U1 ये फोर्स की यूनिट है, तो जब ये फोर्स की यूनिट है तो हम यहाँ पे डायमेंशन फोर्स की लिखेंगे। तो M1 L1 T1 माइनस 2। तो ये इस तरह से हमने फोर्स का डायमेंशन लिख दिया। इसी तरह अब U2 में भी फोर्स का बस 2 में लिख देंगे। तो M1 M2 L2 T2 माइनस 2। तो ये डायमेंशन ऑफ U2 हो गया, ये डायमेंशन ऑफ U1 हो गया। अब आपको पता है कि MKS में जो मास है वो kg में है, लेंथ जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। इसी तरह जब आप इसमें चलोगे तो इसमें मास जो है वो ग्राम में है, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। अब स्टूडेंट्स अब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, हमें N2 निकालना है। तो ये हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो N2 N1 1 आ गया और ये आ गया M1 L1 T1 का पावर -2 M2 L2 T2 का पावर -2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो M1 जो है वो 1 kg है और M2 1 ग्राम है। अच्छा, L1 1 मीटर है और L2 1 सेंटीमीटर है। T1 जो है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2 है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यदि इस फार्मूले से हम चलते हैं तो हमें ऊपर वाले को चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, यानी कि हमें न्यूमिनेटर को अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो दिस बिकम्स 1 इंटू 1 kg को ग्राम में बदलना है तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम। फिर सेंटीमीटर में करना होगा तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर और ये 1/1 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
10⁵ डाइन। तो ये आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से जो है दिस इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सिंपल है कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ये पता रहनी चाहिए, और डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है। यहाँ पे ये क्लियर है कि हमें न्यूटन से डाइन में जाना है, इसका मतलब एमकेएस से सीजीएस में जाना है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके फिर ये मेथड को कंप्लीट करते हैं। तो ये इस तरह से कहते हैं कि कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जाउल। अर्ग को किसमें कन्वर्ट करना है? जाउल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आपको अर्ग जो है वो वर्ग की सीजीएस यूनिट है और जाउल जो है वो वर्ग की एमकेएस यूनिट है। यानी कि अब हमें जाना है एमकेएस में, N1 है, इसे फाइंड करना है, और सीजीएस में हमारे पास अर्ग है तो ये दे रखे हैं 1। अब आपको यूनिट लिखनी है वर्क की। तो वर्क की यूनिट जब लिखोगे तो यूनिट ऑफ वर्क बिकम्स ml/t-2। यहाँ 1 ले लो और यहाँ पे U2 हो जाएगा m2 L2/T2-2। अब MKS में जो m है वो केजी में है, L जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। इधर M2 में ग्राम में है, L2 सेंटीमीटर में है और T2 सेकंड में। अब हम फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स वही N1 U1 इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो अब हमें N1 निकालना है, तो ये हो जाएगा N2 U2 अपॉन U1। तो ये हो जाएगा N2 1 आ गया, U2 M2 अपॉन M1 का पावर 1, L2 अपॉन L1 का पावर 2, T2 अपॉन T1 का पावर -2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो दिस बिकम्स 1 M2 ग्राम अपॉन 1 kg, L2 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर का 2, T2 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड। तो अब देखो यहाँ पे आ गया 1। अब ग्राम को केजी में बदलना, तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो 10⁻² मीटर अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन 1 का पावर -2 हो, 1 ही आएगा। अब हम इसमें सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग करोगे तो दिस बिकम्स N2 इज इक्वल टू 1 10⁻³ 10⁻⁴। तो ये आ गया 1 × 10⁻⁷ जाओ। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जाओ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम इस मेथड को भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास दिस इज द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि थर्ड यूज में हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज फोर्थ यूज। फोर्थ यूज में स्टूडेंट्स जो है हम ये देखेंगे कि टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट टर्म।
to write the dimension of constant term. तो टू राइट द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसके डायमेंशंस में आप देखो तो इसके डायमेंशंस में आप देखोगे कि जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे p जो है प्रेशर है, v वॉल्यूम है, r जो है वो गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। A और B कांस्टेंट है। अब यहां से हमें क्या करना है कि हमें A और B के ही डायमेंशन निकालने हैं। तो यहां पे इन गिवन इक्वेशन write the dimension of A and B। स्टूडेंट्स, इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक अलजेब्रिक सॉल्यूशन की एडिशन करेंगे। जैसे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब ये P प्रेशर है तो ए अपॉन वी भी प्रेशर होगा, क्योंकि एज यू नो प्रेशर में प्रेशर ऐड होता है तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर होगा। तो अब देखो इस राइट साइड में कोई प्रेशर नहीं है तो हम लिखेंगे P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p। अब देखो स्टूडेंट्स, डायमेंशन में इस माइनस का कोई रोल नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे a इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखो तो प्रेशर का डायमेंशन है ml माइनस 1 t माइनस 2 और वॉल्यूम का डायमेंशन है L क्यूब का स्क्वायर। तो जब आप इसका डायमेंशन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको a ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू एल का पावर 6। तो जब आप इसकी सेटिंग करोगे तो ml का पावर 5 t का पावर हो जाएगा माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। अब इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b में चलो तो b वाले ब्रैकेट को देखो, a है v माइनस b, v वॉल्यूम है तो b भी वॉल्यूम होगा क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होता है। तो v वॉल्यूम b वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम नहीं है तो अब हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया v माइनस b इज 0 तो b is equal to v। तो the dimension of v is L क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जब ब्रैकेट में कोई क्वेश्चंस दिए हो तो आपने इस तरह से एक्सप्रेशंस फाइंड करने। और अब चलते हैं बिना ब्रैकेट वाले इक्वेशन को सॉल्व करने। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कह रहे हैं इस तरह से कि राइट द dimensional formula of A, B and C in given equation। इक्वेशन है F is equal to AT plus BT square plus C upon T, where F is force and T is time। बाकी A, B, C are constant।
तो देखो अब वो ब्रैकेट वाला तो हो गया। अब यदि इस तरह का लीनियर इक्वेशन कोई हो तो उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, f इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन T। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि AT भी फोर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, BT स्क्वायर भी फोर्स को सेटिस्फाई कर रहा है और C अपॉन T भी फोर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक को इक्वेट करके अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे AT इज इक्वल टू F, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन T। तो A इज इक्वल टू फोर्स का हो गया ml t माइनस 2 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा ml t माइनस 3। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। फिर हम दूसरे को कंपेयर करेंगे, BT स्क्वायर इज इक्वल टू F, तो B इज इक्वल टू F अपॉन T स्क्वायर। तो F का हो गया ml t माइनस 2 अपॉन T स्क्वायर। तो ये देखो इसको जब आप मिलाओगे तो B का डायमेंशन हो जाएगा ml t माइनस 4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। इसी तरह C अपॉन T इज इक्वल टू F, तो यहां से C जो है ये है F इंटू T, तो F का हो गया ml t माइनस 2 इंटू T, तो C का हो गया ml t माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को लिख सकते हैं। तो डायमेंशन लिखने का जो तरीका है हमारे पास, ये ABC के डायमेंशन लिखने के दो तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से दो डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, तो इसके ना कुछ 5-6 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशंस है, मैं समझा देता हूँ, आप नोट्स से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि डायमेंशनल फार्मूला डज नॉट टेल्स द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म लाइक नंबर, पाई, के। तो इस तरह के कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं पता लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, कोई पाई है, के है, इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो इट डज नॉट टेल्स द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म लाइक नंबर, पाई एंड के, यानी कि जो कांस्टेंट है उनके प्रेजेंस को नहीं बताएगा। इसके बाद जो हमारे पास है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे e टू द पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x, लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसके बाद ये कहते हैं कि इट डज नॉट टेल्स द गिवन क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी नहीं बताता है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में आप डायमेंशनली चीजें डिराइव कर रहे हो वो स्केलर है या वेक्टर है। स्टूडेंट्स यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्वांटिटी की। वो ये नहीं बताता, ये नहीं बताता कि इसमें ये स्केलर है या वेक्टर है। फोर्थ डायमेंशन है कि ये उस रिलेशन को डिराइव करने के लिए यूज नहीं होता है विच डिपेंड ऑन मोर देन 3 क्वांटिटी, जो 3 क्वांटिटी से ज्यादा पे डिपेंड करे। जैसे मान लो कि m का पावर x है,
t का पावर y है और g का पावर z। इसके अलावा कोई फोर्थ फैक्टर पे डिपेंड कर गया तो हम डायमेंशनली इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इट कैन नॉट बी डिराइव डायमेंशनली। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये प्लस माइनस वाले रिलेशन को डिराइव करने के लिए यूज नहीं होता है। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, इट कैन नॉट डिराइव लाइक दिस। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो हमारे पास एक क्वांटिटी है डायमेंशन लेस वेरिएबल, फर्स्ट क्वांटिटी है डायमेंशन लेस वेरिएबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम में ही डेफिनेशन है कि ऐसा वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी which has no dimension. The variable physical quantity which has no dimension is called dimensionless variable। जैसे हमारे पास एंगल है, तो एंगल जो है ये डायमेंशनलेस है, लेकिन ये वेरिएबल तो है, चेंज भी होता रहता है, तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्ट्रेन है m0 L0 T0, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है। तो द वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब दूसरा आता है हमारे पास तो डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल होता है कि वो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशन। जैसे फोर्स है, तो फोर्स वेरिएबल है और इसका डायमेंशन भी होता है। वेलोसिटी है Lt-1, तो वेरिएबल है और इसका भी डायमेंशन होता है। तो यानी कि द वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। अब इसके बाद जो तीसरा है वो आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट एंड हैज नो डायमेंशन। जैसे पाई है, ई है, साइन थीटा है, चलो साइन थीटा को छोड़ो, पाई है, ई है, कोई नंबर है 3 4 5 6, ये सब कांस्टेंट हैं और इसका डायमेंशंस नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब इसके बाद आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, तो यदि हम डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करेंगे तो डायमेंशनल कांस्टेंट आता है कि द कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कैपिटल जी है, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है और इसका साथ में क्या होता है, डायमेंशन भी होता है। फिर इसी तरह प्लैंक कांस्टेंट है, ये डायमेंशन है बट इट पोजेस डायमेंशन, तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर है लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास दिस इज समथिंग अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। तो देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसका डायमेंशन ना हो। डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसका डायमेंशन हो। फिर डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन ना हो। फिर आता है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन हो। तो इसको हम बोलते हैं 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी। फिर हमारे पास इसके बाद में आता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशन से इक्वेट कर दें, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटेड बाय इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड dimensional equation। when a physical quantity is equated by its dimension, जैसे फोर्स है,
तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज समथिंग अबाउट डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद जो है तो दिस इज द एंड पार्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। थैंक यू।